Welcome to the spellbinding cosmos of Aurum Chain from Aurum Jewels Limited, India's leading chain manufacturer. राइट ये स्टोरी ऐसे है। हम सबको पता है कि जो हमारे इंडियन सिस्टम में एक वर्ण भगवान होते हैं जो बारिश का भगवान माना जाता है, इंद्र भगवान, उनका नाम है इंद्र भगवान। राइट, क्या हुआ, एक जगह एक गांव है, उस गांव में ऐसा कुछ काम हो गया कि इंद्र भगवान वहां के जितने भी किसान लोग हैं किसानों से नाराज हो गए। राइट, तो इसलिए सारे किसान लोग मिलके इंद्र भगवान के पास पहुंचे और कहे कि साहब जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, लेकिन आप इतना सूखा मत कीजिए, बारिश करवाइएगा। लेकिन इंद्र भगवान ने कहा कि गुस्सा तो गुस्सा हो गया, अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन एक प्रायश्चित कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आके माफी मांगा तो एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित ये होगा कि शिव जी अगर डमरू बजाएंगे बारिश होगा। ठीक है, ये तो उन्होंने बोल दिया किसानों को। और जैसे वो तो होता है ड्यूअल सिम होता है ना मोबाइल में, शायद इंद्र भगवान के पास भी ड्यूअल सिम है, तो एक सिम में से तो किसानों को बोल दिया कि बारिश नहीं होगा, शिव जी प्रेस करेंगे, डमरू बजाएंगे तो बारिश होगा। और दूसरे सिम में शिव जी को फोन कर दिया कि किसान लोग आपके पास आएंगे तो डमरू मत बजाना अगले 12 साल तक। ठीक है, अब शिव जी ने तो हाँ बोल दिया, अब अपने जवान के पक्के है वो भी। ठीक है, अब ना किसान लोग सारे पहुंचे शिव जी के पास और वहां जाके शिव जी से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो इंद्र भगवान नाराज है तो बारिश करवाइए, आप डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगा। शिव जी तो पहले से जवान दे चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जवान दे चुके हैं हम इंद्र भगवान को, तो 12 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो निराश होकर किसान लोग वापस आए। 3 साल बीत गए, वो देखा कि एक किसान जो है रोज अपने खेत में जाता है, खेत में खुदाई करता है, बीज डालता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। जैसे फसल होने वाला है ना, तो वैसे फसल की जो तैयारी होती है, खुदाई, बीज बोना, जो भी है वो सारे काम कर रहा हो। बाकी किसान लोग उनके ऊपर हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया पागल तो नहीं है, 12 साल बारिश नहीं होगा, हम सबको पता है, तुम रोज ये बैठ के क्यों काम करते हो, खुदाई का काम, बीज बोना, ये सारे काम क्यों कर रहे हो। तो उस किसान ने बोला, भाई लोग 12 साल तक मान लो मैं कुछ नहीं करूं, 12 साल बाद जब बारिश आएगा अचानक, तो अब उस वक्त तो मैं तो भूल जाऊंगा कि कैसे किसान खेती करते हैं, इसलिए मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊंगा खेती कैसे करते, कि खुदाई कैसे होता है, बीज बोना कैसे होता है, सब कहीं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं, और 12 साल बाद जब बारिश आएगा तो मैं अपने आप को तैयार रखूं। ये सुन के पार्वती बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो पार्वती जी ने सीधे गए शिव जी के पास और जाके बोला, देखो ऐसे ऐसे हुआ है, अब मुझे ये डर लग रहा है कि 12 साल अगर आप डमरू नहीं बजाएंगे, कहीं डमरू बजाना भूल जाओगे। तो शिव जी आगे शंके पे कि मतलब अरे यार ये मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगा, 12 साल बाद मैं डमरू बजाने के लिए कोशिश करूं और मैं भूल गया तो चलो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करता हूं, करके उन्होंने डमरू निकाले, थोड़ा प्रैक्टिस किया। जैसे प्रैक्टिस किया क्या हुआ, बारिश हो गई, क्योंकि डमरू बजाने से तो बारिश हो जाएगा, और अचानक बारिश हो गई। जैसे अचानक बारिश हुआ, सारे किसान लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो एक किसान जो प्रैक्टिस करते रहा उसके खेत में क्या होगा, बहुत सारे फसलें निकली। राइट, सो इस कहानी का मॉरल ये है कि हम लोग सारे लॉकडाउन में बैठे हैं। राइट, शायद किसी ने ऊपर से पहले 21 दिन बोला, फिर 7 दिन बोला, 10 दिन बोला, 14 दिन बोला, फिर और 14 दिन बोला, अब 17 मई तक, कब खुलेगा हमें नहीं पता, जो भी होगा, लेकिन जिस दिन खुलेगा कहीं हम अपने आदतें, हमने प्रैक्टिस वगैरह भूल ना जाए। इसलिए हमें अपने काम में प्रैक्टिस में रहना जरूरी है। आप लोग कहोगे सर हम लोग तो काम करते हैं और टूल्स के बिना तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। राइट, हर चीज, हर सुविधाएं हमेशा हमारे साथ उपलब्ध नहीं रहता है। जो है उससे आप जो काम करते थे उसके बारे में कुछ ना कुछ आप अपना घर पे बैठे हुए कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, या कुछ नया चीज सीखने की कोशिश कीजिएगा। आजकल हर चीज ऑनलाइन में हो गए। ठीक है, आप गूगल में जाके ढूंढ सकते हैं कि आप जो काम करते थे क्या हुआ उस वक्त, तो ये रहा होगा ना जिंदगी आपके कि सुबह उठा, ऑफिस गया, काम किया, वापस आ गया।
आप लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप लोग सेल्स में हैं, आप लोग डिफरेंट प्रोफाइल में हैं, आप ऑफिस जाते होंगे, रोज काम करते होंगे, शाम को आया, थक गया, खाना खाया, सो गया। तो नया चीज कब सीखा लास्ट आपने? कितने साल पहले कुछ नया चीज सीखा आपने? तो प्रॉबेबली आप तो रोज नया सीखते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन प्रॉबेबली ये वक्त ऐसे है जिसमें कुछ नए चीज सीखने की मौका मिल रहा है। तो आप प्रैक्टिस भी कीजिए, कुछ नया क्रिएटिव आइडियाज कीजिए, कुछ नया चीजें कीजिए। तो इसी के दौरान हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं, राइट। तो बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सबको बता, बट फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ये ज्वेलरी जो है ये शुरू कब हुआ था इंडिया में, इसका तो कोई आंसर ही नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं 5000 साल पहले जो हमारे एपिक स्टोरीज है, राइट, इसमें भी हमें लोगों को ज्वेलरी पहने हुए देखा है, तो इसलिए हमने इस नतीजे में पहुंचे। हो सकता है 5000 साल पहले महाभारत रामायण के समय में भी हो। अब नाउ द क्वेश्चन इज, महाभारत और रामायण सच में हुआ या ये मिथ है, हमें नहीं पता, उस डिबेट में हम नहीं जा रहे, लेकिन कहानी के दौरान तो हुआ है। लेकिन उस वक्त वो ज्वेलरी के फॉर्मेट में इतना नहीं था, जो शुरू हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, तब ये ज्वेलरी, बीड, स्ट्रिंग, स्टोन, ये सब आना शुरू हुआ। लेकिन एक अच्छी तरह ज्वेलरी के रूप में बहुत सुंदर में तब पहुंचा जब मुगल्स हमारे यहां आए थे। जब मुगल्स आए थे उस वक्त ज्वेलरी की ब्यूटी शुरू हुआ था। द ब्यूटिफिकेशन ऑफ ज्वेलरी केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द मुगल्स। उनके जो कारीगर, उनके जो कला, उनके जो कल्पना, उनके जो डिजाइन आज भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी फेमस है, राइट। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ज्यादा ही पता है। जितने भी नवाब लोग थे, जितने भी थे, इन लोगों के जो डिजाइन थे, दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग, लाजवाब है। यहां तक कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, जितना भी यंग गर्ल से जाके पूछिएगा क्या ट्रेंड है, उनको पुराना डिजाइन वापस चाहिए, उसको ना एंटिक बोलते हैं। तो यहां तक कि जो आप शोरूम में जाओगे ना, बाकी में तो मेकिंग चार्जेस कम होता है, एंटिक में मेकिंग चार्जेस भी ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें थोड़ा मेहनत ज्यादा होता है। फिर भी लोग एंटिक पीसेस खरीदना शुरू कर चुके हैं। अब मैं तो बेसिकली हूं तो मद्रासी, साउथ इंडियन, अब मुझसे ज्यादा कौन जानेंगे कि मतलब ज्वेलरी की हैसियत क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। हम लोग पैदा होते ही तो सबसे पहले तो यही होता है ना। जिस दिन मेरे घर में बेटी हुई थी, मेरी सास ने आके बोला कि बस सोना इकट्ठे करना शुरू करो, क्योंकि शादी में तो देना पड़ता है, 50 तोले, 20 तोले, 100 तोले, जो भी है, राइट। ये तो इंपॉर्टेंट हो चुका है, हमारा लाइफ का रोज का हो गया। अब नाउ इन साउथ पर्टिकुलरली इफ यू सी, आप लोग तो इतना मैन्युफैक्चर सप्लाईज करते हैं। टी नगर तो आप सबको बताया होगा, एक एरिया है टी नगर चेन्नई में, राइट। लोगों के घर में खाना वाना है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन हर किसी के पास सोना खरीदने के लिए पैसा जरूर होते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे जुलाई 15 से लेके अगस्त 15 तक जो पीरियड होता है, इस पीरियड को तमिल में आडी मंथ बोलते हैं, राइट। 30-40 साल पहले इस महीने को वो अशुभ महीना माना जाता था। कोई नया चीज, कोई नया खरीदना है, सब बैंड था इस पीरियड में, इस एक महीने की पीरियड में। लेकिन किसी ने शुरू किया आडी सेल, तो फिर क्या हुआ, सबसे ज्यादा बिक्री तो आज उसी महीने में हो रही है। जस्ट इमेजिन, जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स विश्वास था, राइट, इस महीने में हम कोई नया चीज, शुभ काम नहीं करेंगे। जैसे नॉर्थ में होता है ना, श्रावण के महीने में कोई अच्छी चीज नहीं करते हैं, राइट। वो ऐसे था, या आडी मंथ, जुलाई 15 टू अगस्त 15 इन तमिलनाडु। उस वक्त किसी ने एक सेल शुरू कर दिया और उसका नाम रख दिया आडी सेल। आज के दिन में टी नगर में सबसे ज्यादा बिक्री और सेल उसी महीने में होता है। ये क्रिएटिविटी है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, राइट। सो इस दौरान लेट अस गो इनटू अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया इन बाइंग गोल्ड। कंज्यूमर बिहेवियर, जो हम लोग सोना जो खरीदते हैं, राइट, गोल्ड जो खरीदते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों खरीदते हैं, राइट। बचपन में तो मुझे इतना पता है कि सोना इसलिए खरीदते हैं कि शादी कराना है, शादी में वो जरूरी होता है, दैट इज दी सोसाइटी का एक सोशल स्टेटस है, एक रेस्पेक्ट है। जैसे एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, राइट। साउथ में क्या होता है ना, वो जो हॉरोस्कोप्स होता है, राइट, लड़का और लड़की की जो कुंडलियां होते हैं वो होते हैं।
अब जब वो कोई किसी के पास जाओगे, मान लो मेरा कोई बेटा या बेटी है शादी की उम्र में, मैं उस सोसाइटी में जाता हूँ, बोलता हूँ कि मेरा बेटा है, बेटी चाहिए, बहू चाहिए या लड़की है तो मुझे दामाद चाहिए। वो क्या करेंगे, अच्छा जी ठीक है, आपको कौन सी वाला कुंडली चाहिए, 20 तोले वाला, 10 तोले वाला, 50 तोले वाला, 100 तोले वाला। अब ना मैं अपना सोसाइटी के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से बोलूंगा मुझे 50 तोले वाला दिखाओ, 100 तोले वाला दिखाओ, 10 तोले वाला दिखाओ, तो उतनी वाला हॉरोस्कोप लाके आपको दे देंगे। इसमें से आप लड़का या लड़की सेलेक्ट करो, क्योंकि वो शादी तय होता है सोसाइटी स्टेटस की बराबरी में, और वो बराबरी डिसाइड होता है गोल्ड रिजर्व उस घर में जितना है उसके बेसिस में। अगर एक घर में, घर का वैल्यूएशन गोल्ड के ऊपर है, पूरा ये जो देश है हमारा या कोई भी देश है, एक देश का वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द गोल्ड रिजर्व जो उस देश में होता है। आजकल आप देखो कि बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं कि गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, जैसे गोल्ड सोने के रूप में और ऑनलाइन जो भी खरीदना, बॉन्ड्स खरीदना, सब आ रहा है। क्यों? देश का जो वैल्यूएशन है वो भी इस गोल्ड रिजर्व जितना है इंडिया में उसके ऊपर है। इन इंडिया एक जमाने था जहां पे बहुत सारे गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में गोल्ड माइंस हुआ करता था। सबसे बड़ा तो हमें पता है कि कोलर गोल्ड फाइल्स, KGF, राइट। लेकिन आजकल तो बिल्कुल पिछले 10 साल से तो वो बंद भी है KGF, राइट। बट टुडे अमेरिका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड माइंस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, राइट। इतने सारे है, मतलब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कंज्यूम कहां पे होता है? इंडिया में। 53 to 57% of the jewelry or the gold produced in the world is consumed by India alone। मतलब ये सोचो, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा गोल्ड जो दुनिया में बनता है वो सिर्फ हमारा ही देश में कंज्यूम होता है। सो दैट्स अ ह्यूज, जस्ट इमेजिन, मतलब पूरे दुनिया में एक छोटी सी इंडिया कंट्री 50% गोल्ड कंज्यूम हो गया, मतलब जस्ट इमेजिन, बाकी पूरे दुनिया का वो 50%। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड इन आवर कंट्री। एक छोटा सा एक सर्वे मिला मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं इस सर्वे को। एक 400 लोगों के ऊपर ये सर्वे हुआ था। इस सर्वे के दौरान इस 400 लोगों में पता चला कि कितने लोग क्या है, तो उसमें ये मिला कि 319 फीमेल और 81 मेल थे जो गोल्ड खरीदते थे। उसमें से 347 वेर मैरिड पीपल, 53 वेर अनमैरिड। सबसे सरप्राइजिंग न्यूज पता है क्या है? जिनका सैलरी 25,000 से कम है महीने में, वो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदते थे। 25,000 से 50,000 जिनका सैलरी है वो 129 है, और जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है वो सिर्फ 59 लोग हैं। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है? मतलब ये तो मैं अपने आंखों से देखा है, इसलिए मैं इस पे बता सकता हूं कि जितना लोअर प्रोफाइल इनकम लोग हुए वो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने जाते हैं। मैं यहां वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा लोग यही ले, तो छोटा सा खरीदते हैं, एक छोटा इयरिंग खरीदेंगे, कोई भी छोटा सामान खरीदेंगे, ये लोग सबसे ज्यादा खरीदने जाते हैं, राइट। नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। व्हाई? बिकॉज हम लोगों में क्या होता है, कुछ भी शॉपिंग, कुछ भी खरीदना है, वी गो एंड बाय दिस, राइट। नो, इसमें एक और चीज बताइए, लोग जो खरीदते किस लिए खरीदते? सबसे ज्यादा लोग बोलते, 318 लोग बोल रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। 82 पीपल सेड फैशन के लिए, 30 पीपल सेड गिफ्ट के लिए, राइट। क्यों खरीदते हैं गोल्ड? आप ये देखो, 141 पीपल ने कहा कि नेसेसिटी है। ना, नेसेसिटी क्या होगा? घर में फंक्शन, शादी, त्योहार, ये जो भी होगा, इस वजह से 141 पीपल खरीदा। और उसके बाद नेक्स्ट है 108 पीपल, वो रोज पेपर में रेट देखते रहते हैं कि जिसका गोल्ड प्राइस जहां कम होता है उस दिन जाके खरीद लो, राइट। हमारे देश में ये भी तो होता है ना कि अक्षय तृतीया करके एक फंक्शन होता है, उस दिन रेट बढ़ा घटा उस दिन तो जरूर खरीदते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिस वजह से हम लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो ये कभी बंद होगा ना कभी कम होगा, राइट। व्हाई डू इंडियंस बाय गोल्ड ज्वेलरी, राइट। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, इसके बारे में मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले
consumer of gold in the world. So roughly 700 tons or 33% of the total gold mined in world is consumed in India. Indians find gold to be safe and a simple investment. हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है. बचपन में with all respect, पूरे रेस्पेक्ट के साथ, बचपन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे चेन्नई में मारवाड़ी लोग हैं, ये लोग इनके ना दे रन दीज पान ब्रोकर शॉप्स, राइट. सो ये जो जनता लोग जो होते हैं, इनको कभी भी कुछ भी घर में मुश्किलें होते हैं, वो इस पान ब्रोकर्स के पास जाके अपने गोल्ड जो भी सामान है गिरवी रख के पैसा ले आते हैं. उस पैसे से घर का कुछ खर्चा निकालते, फिर उसके बाद जब पैसा आएगा जाके वो गिरवी रखे हुए सोना वापस ले आते हैं. तो सोना उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, सोना उनके लिए एक रेगुलर ट्रांसैक्शन के लिए काम आ जाता है. सो इन इंडिया गोल्ड परचेजिंग इज नॉट ओनली कि मैं सिर्फ पहनने के लिए खरीदता हूं, राइट. रोज तो नहीं पहनते ना, ठीक है, बट फिर भी ये अपने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदते हैं. मैं ये सब डेटा इसलिए आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को ये फीलिंग आना जरूरी है कि मतलब लॉकडाउन के बाद भी गोल्ड शॉपिंग, गोल्ड बिजनेस कुछ कम नहीं होने वाला है. मैंने कुछ काफी रिसर्च वगैरह काफी दिनों से कर रहा हूं, जब से मैं और सैयद जी बात कर रहे हैं तब से मैं रिसर्च कर रहा हूं. ये बता रहा हूं कि शॉपिंग, परचेज, गोल्ड खरीदना कम होने वाला नहीं है. इसलिए आप लोग तो तैयार रहिए, अब तो काम और ज्यादा दुगुना करने की संभावना ज्यादा है. जितना आप काम करते थे उससे ज्यादा काम करने की संभावना है. शायद आलम जी को भी आइडिया होगा इन चीजों के बारे में. अब एकदम से वो जो ना आजादी मिला और एकदम जाएंगे, राइट. एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो दूसरा टेबल है उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूं. अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग क्या क्या करते हैं. हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल ये जो सेंसेक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सब खरीदते हैं. फिर रियल एस्टेट में मकान वगैरह खरीदते हैं और सोना खरीदते हैं. ये 3 चीजें जहां पे इन्वेस्टमेंट के रूप में इंसान कर सकता है ना. 2 चीजें. अब जब मकान खरीदना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए. जिनके पास उतना पैसा वही खरीदेंगे, नहीं है तो वो मकान राइल एस्टेट में नहीं जाएंगे. उनके पास 2 ऑप्शन बचा है, एक है सोना और एक है म्यूचुअल फंड, राइट ना. उसका रिटर्न देखिएगा आप, राइट. एक एवरेज अगर मैं देखूं, राइट, द एवरेज इज म्यूचुअल फंड का रिटर्न इज 12 to 14%, whereas गोल्ड का रिटर्न एज ऑफ नाउ हैज क्रॉस्ड 20%, राइट. अब नाउ इसके हिसाब से देखो अब लोग कहां इन्वेस्ट ज्यादा करना पसंद करेंगे, राइट. सो इट माइट बी गोल्ड. सो लोग गोल्ड में परचेजिंग, शॉपिंग ज्यादा करना चाहेंगे. 2011-12 में एक झटका लगा, गोल्ड के रेट काफी बढ़ा, राइट. मेरा अगर प्रेडिक्शन सही रहा तो 21, 22, 23 के दौरान गोल्ड की रेट और ज्यादा बढ़ने की चांसेस है. अगर ऐसे है तो हमारा जो रिटर्न गोल्ड में होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए पीपल विल स्पेंड मोर. सो मेरा कहने का मतलब यह है कि द फ्यूचर, द सेशन इज गोइंग टू बी, आई मीन दैट पीरियड जो अभी आने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी है हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, राइट. ये जो एक लेटेस्ट मार्केट न्यूज है, सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड में सर्ज आफ्टर लॉकडाउन. ये अच्छा न्यूज भी है, थोड़ा सा अच्छा न्यूज नहीं भी है, क्योंकि ये शायद हो सकता है, एक और प्रेडिक्शन है कि अब जब क्या होगा, सब कुछ लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, सब कुछ नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे, हमारे पास लिक्विड कैश नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास 2-3 महीने से नौकरी नहीं रहा होगा, राइट. एक प्रेडिक्शन है, कितना सच होगा नहीं होगा नहीं पता, बट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं. सो जितने भी लोग जिनकी 2-3 महीने से सैलरी नहीं रहा, वो अपना लिक्विड कैश नहीं है, घर चलाना है, तो वो अपना गोल्ड बेचने शोरूम्स में जा सकते हैं, राइट. अब नाउ व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली देयर विल बी अ मूवमेंट हैपनिंग. एक मूवमेंट बहुत तेज चलना शुरू होगा अब शोरूम्स में. अब वो बेचना, खरीदना, ऐसे बहुत सारे होने वाला है. तो मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत सारा हलचल होने वाला है इस इंडस्ट्री में अगले 6 महीने में. आई मीन वो इट कैन स्टार्ट जून में शुरू हो सकता है, बट अगले 6 महीने में बहुत सारे हलचल होने वाला है. ये खरीदना बेचना ज्यादा होगा, इसलिए तैयार रहिए. गोल्ड का रेंज ऊपर नीचे चढ़ाव सब होने का संभावना ज्यादा है.
ये सब सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए। नाउ कमिंग टू जनरल कंज्यूमर बिहेवियर इंडिया में, गोल्ड वगैरह थोड़ा सा छोड़ के बाहर आते हैं, जनरल हमारा लोग कंज्यूमर बिहेवियर क्या है इंडिया में। हम लोग जो है ग्रुप में जाके खरीदते हैं इंडिया में ना, इसको बोलते हैं कम्युनिटी शॉपिंग, राइट। अकेले नहीं जाते हम लोग खरीदने के लिए, राइट। हम लोग भीड़ में जाते हैं, भीड़ के साथ ही जाते हैं, पूरा परिवार सहित जाते हैं, राइट। मामा चाचा, घर में शादी है तो कम से कम 10-15 लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने, ज्वेलरी खरीदने, कुछ भी खरीदने, घर का सामान खरीदना भी 2-3 लोग जाते हैं, राइट। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, वो टी नगर का ही फोटोज है ये, राइट। जब पहला फोटो है जिसमें आपको पांडियन बैंगल्स दिख रहा है, राइट। ये है एक स्ट्रीट कॉल्ड एज रंगनाथन स्ट्रीट। अगर आपको आइडिया होगा कि ये गली जब से मैं पैदा हूं ऐसे देखता हूं रोज, मतलब लोगों के पास इतनी और पैसा है, टाइम है, क्या है, ये सड़क हमेशा बिजी रहता है। एक रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता है ये, और बगल में देखिए इसको उस्मान रोड बोलते हैं टी नगर में। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आई हैव सीन दिस। दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं, दिल्ली में करोल बाग में एक बैंक स्ट्रीट है, राइट। वो बैंक स्ट्रीट में भी भीड़ होता है, लेकिन इतना भीड़ मैंने बैंक स्ट्रीट में नहीं देखा, लेकिन बैंक स्ट्रीट में पार्किंग की जगह नहीं मिलता, ये इतना मुझे पता है, राइट। अब नो दूसरा क्या हो गया, अब हर शोरूम वाले हर जगह चले गए, मलाबार हर जगह, जॉय लुकास हर जगह, राइट। सो हमारा जो इंडिया में कम्युनिटी शॉपिंग है, हम लोग भीड़ में जाते हैं। चलो शॉपिंग वॉपिंग छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, फंक्शंस घर में, ईद कुछ भी फंक्शन होता है, राइट, त्योहार होता है, दिवाली होता है, मीठा ईद या जो भी फंक्शन होता है, पूरा लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मनाते हैं, राइट। आप लोग कितने लोग बाहर गए होंगे, एक आइडिया के लिए दे रहा हूं। मैं जब पहली बार सिंगापुर गया, मेरी सिस्टर रहती है वहां पे, तो मैंने सिस्टर से एक पहला सवाल पता क्या पूछा कि ये सारे दुनिया के सारे सिंगापुर में लोग कहाँ हैं, जनता कहाँ है, मुझे तो इंसान ही नहीं दिख रहा है, मतलब रोज सारे एम्प्टी दिखता है मुझे, मतलब क्या या मतलब ये सारे जनता कहीं और चले गए क्या। तो सिस्टर ने बोला यहाँ ऐसे ही है, घर के अंदर रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, ये रोड में घूमते नजर नहीं आएंगे लोग। मैंने कहा यार यहाँ तो फिर मेरा दम घुटेगा, क्योंकि हमें तो भीड़ में रहने की आदत पड़ चुकी है लाइफ में। अब यहाँ पे मतलब काली रोड में तो मैं नहीं रह सकता हूँ, मेरा तो दम घुटता है। लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में पहाड़ में जाके रहूंगा, शांति वाला जगह पे रहूंगा, ये सब लोग कहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भैया मैं घर से नीचे उतरूंगा, मुझे सड़क पे दुकान चाहिए, 4 ठेला वाला चाहिए, 4 रेडी वाला चाहिए। जब तक ये सब नहीं देखूंगा, हलचल नहीं देखूंगा, मुझे सांस नहीं मिलता लेने के लिए। वो भीड़ में रहने की आदत पड़ चुका है। अब इन लोगों को जाके बोलोगे सोशल डिस्टेंसिंग, उनको समझ में कहां से आएगा। उनको जाके बोलोगे कि ये लॉकडाउन पीरियड है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन, ये सब हमारे अंदर घुसने में टाइम लगता है। इमीडिएटली हम लोग ये सब चीजें को आदत डाल नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे पुलिस की लॉ की जरूरत ज्यादा पड़ता है, राइट। इसलिए हमें एक नॉर्म्स रूल्स लाना जरूरी पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा, हम जाके प्यार से समझाएंगे, हमें हमको नहीं पता चलता है, राइट। सो दिस इज हाउ द शॉपिंग हैपेंस इन इंडिया। एक और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों को जो कंज्यूमर्स होते हैं इंडिया में, जो कस्टमर्स होते हैं इंडिया में, इनको मैं 5 तरीके में 5 लेवल पे डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। जो 64 से पहले पैदा हुए थे, राइट, तो उनका उम्र अभी कम से कम 60-70 उम्र के होंगे। दूसरा कैटेगरी है जो 60 और 1960 और 1980 के बीच में पैदा हुए थे, जैसे मैं हूं जो 40-50 की उम्र में है। दूसरा है जो 1981 और 1996 के बीच में जो पैदा हुए थे, राइट, इनको बोलते हैं मिलेनियल्स। और जो दूसरा है जो 1997 के बाद पैदा हुए थे, राइट। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूं आप लोगों को क्योंकि हम लोग जो मेरे पापा वगैरह जो थे, उनका मकसद था लाइफ में कि जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान मिलते रहे सबको। और हमारे जमाने में क्या था, वो तो मिल गया जी, अब तो मकान चाहिए, छत चाहिए। सो उनका था रोटी कपड़ा मकान, और मेरे उम्र में या मेरे जनरेशन में था एक छत चाहिए। लेकिन जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो 30 साल के, जो 35 साल के बच्चे हैं या 25 साल के बच्चे हैं, उनको ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के इंतजाम तो दादाजी ने कर लिया,
छत और मकान के इंतजाम तो पापा ने कर लिया, और इनको चाहिए सोशल स्टेटस कि मैं इस सोसाइटी में रहूं तो मेरे को फेसबुक में कुछ पोस्ट करूं तो कितने लाइक मिलेगा मुझे, इंस्टाग्राम में पोस्ट करूं तो कितने लाइक मिलेगा मुझे। इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है। इन लोगों को सोशल अवेयरनेस, सोशल स्टेटस का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो उस कंपटीशन में रहते हैं। हमारा जमाने में इतना कंपटीशन कहां था सर, क्योंकि ये ऑनलाइन या जो भी था ये सब नहीं था, राइट। आजकल ये कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप लोगों के सबके घर में बच्चों होंगे, राइट। आजकल स्कूल्स में भी ऑनलाइन सेशन शुरू कर लिया। ये जो ऑनलाइन सेशन शुरू करने की वजह से बच्चे में कितना प्रेशर पड़ रहा है सोचिए आप, राइट। प्रेशर की वजह से क्या होता है, इनको असाइनमेंट मिलता है, वो असाइनमेंट करने के लिए गूगल में जाके ढूंढते हैं और आपस में बात करते हैं। हम 10 साल पहले हम बोलते थे बच्चों को ना स्मार्टफोन मत दो, बिगड़ जाएंगे। लेकिन आज का सिचुएशन ऐसे है कि अगर मैं स्मार्टफोन नहीं दूं बच्चों को, वो पढ़ेंगे कैसे। अब मैं तो अब दुविधा में बैठा हूं, अब स्मार्टफोन बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर देंगे तो वो तो गलत चीज भी देखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, अगर नहीं देंगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे। अब इस दुविधा में हम लोग मतलब हमारे उम्र के लोग बैठे हैं, लेकिन बच्चों को पता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, वो पहचान लेंगे, राइट। सो दिस इज द रियलिटी। अब नाउ मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं, ये जो 25 और 35 के बीच के जो उम्र के लोग हैं, ये आजकल किसी भी ब्रांड, किसी भी इसके लिए लॉयल नहीं है। आज कहीं जाके खरीदा, कल कहीं और कुछ नया चीज आया, वो वहां चले जाएंगे खरीदने के लिए। सो इनका लॉयल्टी नहीं है। इनका लॉयल्टी नहीं होने की वजह से इनको हर दिन नया ऑप्शन की जरूरत है। अगर वो लॉयल नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, हम सरना ज्वेलरी में गए तो हम जिंदगी भर सरना ज्वेलरी जाएंगे, जीआरटी गए तो जिंदगी भर जीआरटी जाएंगे, राइट। जॉय एलुकास गए तो जिंदगी भर जॉय एलुकास जाएंगे, ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन आजकल के बच्चे देखेंगे ऑनलाइन में कहां कहां नया डिजाइन आया, वहां चले जाएंगे, कोई लॉयल्टी नहीं है। ये गलत बात नहीं है, उनको ऑप्शंस बहुत है तो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो इस वक्त हमारा काम है नए ऑप्शंस उनको दिलाना, नया डिजाइन उनको दिलाना, शायद पुराना डिजाइन को नए रूप में दोहराना, ये हमारा काम है। तो इस उम्र लोगों को पहचान के, समझ के, उसके हिसाब से अगर हम डिजाइन बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, शायद हमारा बिजनेस और ग्रो हो सकता है। इसलिए मैंने ये चीज लाना कोशिश किया था आप लोगों को, राइट। एक छोटा सा एक स्लाइड मुझे मिला तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट डू इंडियन मिलियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिटेल, राइट। एक चीज मैं बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग जो बचपन में थे, हम लोगों को ये सिखाया गया था कि पैसा जोड़ो, सेविंग करो ना। एक छोटा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। 20 साल पहले मान लो लीजिए आप टीवी खरीदने गए थे, राइट। क्या होता था, पैसा नहीं होता हम लोगों के पास तो हम लोग फाइनेंस कराते थे, राइट। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए 10,000 का टीवी है, हम फाइनेंस कराएंगे और 10 महीने में या 20 महीने में जब हम रीपे करेंगे, 10,000 की जगह हम 12,000 या 13,000 वापस दिए होंगे, 2-3 हजार तो इंटरेस्ट देते हैं थे। ये था 20 साल पहले। फिर एक नया आया कॉल की 0% फाइनेंस आया। उससे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ नॉमिनल एडमिशन फीस दीजिए 500-1000 रुपये, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 10,000 की टीवी 10,000 में ही मिलेगा, आप किस्तों में भी लेंगे तब भी आप हर महीने 500 देंगे, 20 महीने में 10,000 ही देंगे। लोग ने कहा ये तो अच्छी बात है, मेरा 2-2,500 में से 2,000 बच गया, 500 रुपये तो देना पड़ा। ये सेकेंड स्टेज। फिर आया कि प्रोसेसिंग फी भी नहीं है जी, आप टीवी खरीदो 10,000 में, 20 किस्त में दो, 10 किस्त में दो, उतना ही है, आपको 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना, प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगेगा। ये हुआ तीसरा स्टेज। और आजकल पता क्या स्टेज है, आप 10,000 के टीवी खरीदिए, आपको 1,000 रुपये वापस मिलेगा, वाउचर के रूप में, स्कीम्स के रूप में, कुछ भी रूप में। आप HDFC कार्ड के थ्रू लिया, ICICI कार्ड के थ्रू लिया, आपको 5% कैश बैक वापस मिलेगा। अब आप बताइए मुझे पैसा सेव करने से फायदा ज्यादा है, पैसा खर्चा करने से फायदा ज्यादा है? सेव करूंगा 10 रुपए, 10 साल बाद क्या बनेगा?
10 रुपए 10 साल बाद 9 रुपए बनेगा। क्यों? हमारा जो सेविंग्स में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन जोड़ोगे कि 10 रुपए का वैल्यू 9 रुपए हो जाएगा। अब ये हालत है। अब खर्चा करूंगा तो कैशबैक भी मिल रहा है। तो ये सब ना बहुत इकोनॉमिकल सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है, ये जो 25 और 40 साल के बीच के जो लोग हैं, वो अपने कमाई में से 54% पैसा खर्चा कर देते हैं, वो सेविंग वगैरह नहीं करते। क्योंकि वही मैंने बताया ना, दादाजी ने तो रोटी मकड़े के मकान का इंतजाम कर लिया, पापा ने छत घर का इंतजाम कर लिया, अब मैं जो हूं, मैं जो कमाऊंगा मैं खर्चा करूंगा, उड़ा दूंगा सारे पैसे। राइट? सो दिस इज इट। सो इसका मतलब इंडिया में स्पेंडिंग पावर, इसको बोलते हैं परचेज पावर, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गया। इसका मतलब बहुत लोग खरीदेंगे, बट क्या खरीदेंगे? मतलब प्लैटिनम खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, डेली यूसेज वेयर ज्यादा खरीद सकते हैं। राइट? सो इसलिए आपको क्रिएटिवली सोचना चाहिए, इन लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं ये स्लाइड आपको बताना। राइट? ना अब चलेंगे हम ये कोविड-19, कोरोना वायरस। राइट? ये कोरोना वायरस, राइट, जैसे भी आया, जो भी आया, कैसे भी आया, आ गया। इंडिया में अभी जो स्टेटस, मैं आपको एक छोटा सा स्टेटस दिखाता हूं, ये ज्यादा इसमें मत घुसिएगा, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए है। अमेरिका में 14 लाख केसेस कोरोना वायरस पॉजिटिव हुआ है। अभी तक 83,000 लोग मर चुके हैं अमेरिका में। मतलब इतना अच्छा चीज नहीं है। राइट? मतलब बहुत नुकसान हो रही है हर जगह। अब इंडिया का हालत देखिएगा, इंडिया में 40,000 के लोग पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उसमें से 1300 लोग मर चुके हैं अभी तक। सीरियस है सिचुएशन। लेकिन इसमें एक न्यूज जो सही है वो ये है कि अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पे मेडिकल सुविधा इतनी अच्छी है, तो वहां पे ये बुरी हालत है। और इंडिया जैसे जहां पे हम लोग कम्युनल रहते हैं, मतलब हर चीज भीड़ में ही रहते हैं, तो अगर यहां पे अगर ये आ गया तो इंडिया का हालत क्या होता है। राइट? खुदा की कृपा, भगवान की कृपा जो भी है, हम इंडिया काफी इसमें बचे हुए हैं। रीजन हमें नहीं पता, बहुत सारे हर रीजन बोलते हैं। एक तो लॉकडाउन एक रीजन है जिसकी वजह से ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। दूसरा ये भी हो सकता है कि बचपन में हम लोग ना काफी वैक्सीनेशन करा चुके हैं। होता है ना कि पोलियो की दवाई या किसी ना किसी की वैक्सीनेशन हमने बचपन में बहुत दिया है हम लोग। राइट? स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन दिए हैं, ऐसे बहुत सारे वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। या शायद उस वजह से हम लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया। तीसरा, कोई लोग कहते हैं कि यहाँ गर्मी बहुत है इसलिए यहाँ नहीं होता, ये भी और रीजन हो सकता है, पता नहीं, जो भी रीजन है। अब इंडिया काफी कंट्रोल में है और हम इसके लिए एक ही चीज हमें करना चाहिए कि हम हर कोई घर के अंदर ही रहे तो सबके लिए फायदा है। राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ताकि हम अपने को भी बचाए और अपने परिवार वालों को भी बचाए रहे। राइट? सो ये स्टेटस में मैं नहीं घुस रहा हूं। नाउ लेट अस सी। अब आते हैं हम अपने असली कहानी में। कोरोना से पहले, कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद हमारा जिंदगी कैसे है। एक चीज मेरे समझ में आ गया कि इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे अमीर देश अमेरिका, आज सबसे ज्यादा 83,000 लोग मर गए। सोचो। अब एक लोग कहते हैं, मजाक में कहते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात यह है, बर्गर पिज्जा खाने वाले कंट्री में 83,000 की मौत है और देसी घर की मां की खाना खाने वाले इंडिया में सिर्फ 1300 लोग की मौत है। और हमारा पॉपुलेशन और उनके पॉपुलेशन का तो कंपैरिजन ही नहीं है, तुलना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घने है। इतने घने पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद, हमारा हॉस्पिटल सर्विसेज इतना बढ़िया और इतना एडवांस ना होने के बावजूद हमारा सिस्टम, हमारा डेथ टोल कम है। रीजन ये है, हमारा खान पीन हैबिट जो है हमारा बड़े कल्चर ट्रेडिशनली स्ट्रांग है। मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, सिंपल, बहुत बेसिक सिंपल, जितना गरम मसाला हमारा जो बिरयानी में डलता है वो सब दवाई है।
जितना गरम मसाला हमारा बिरयानी में या जो भी ग्रेवी हम बनाते हैं, जो भी मसाला हम बनाते हैं, उसमें जितना भी इलायची, बड़े इलायची, लौंग, राइट, ये सब बहुत सारी चीजें हम मसाला में डालते हैं, ये सब दवाई है। अदरक, लहसुन, सब दवाई है। हमारा खाना एक संपूर्ण खाना है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, राइट। इडली सांबार इंडिया का, दुनिया का सेफेस्ट फूड माना जाता है। क्यों? इडली में फर्मेंटेड है, पहले दिन आप पीस के रखोगे, अगले दिन जब खाओगे उसमें फर्मेंटेशन होता है, इसलिए फूलता है। वो फर्मेंटेशन क्या है? वो बैक्टीरियाज है, वो जरूरतमंद बैक्टीरियाज है जो हमें खाना चाहिए। उसमें उड़द दाल है जो उसमें प्रोटीन्स है, चावल है कार्बोहाइड्रेट है, फिर सांबार में क्या है? सारे मसाला है उसमें। तो ये सब मिलके जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वही है हमारे लिए एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरिया, एवरीथिंग। तो हम लोगों का जो आदत, जो हमारा, जो कहने का मतलब हमारा जो जड़ है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। उसी के वजह से हम आज सेफ है। हमारा बिलीफ, हमारा वैल्यू, हमारा अजम्पशंस, हमारा थॉट्स जो पहले से है उसको बरकरार रखिएगा। अपने पे विश्वास, राइट। हमने क्या सीखा इस दौरान, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या रिलेवेंट है, जिंदगी का, लाइफ का क्वालिटी क्या है, जिंदगी का जरूरत क्या है, ये सब सीखने का मौका मिला है हमें, राइट। अब न आगे आपका कहां पे फोकस होना चाहिए? सबसे पहला फोकस, पता मैं क्या कहूं, लोग पता नहीं मेरे बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहला, हर किसी को मैं ये बात बोलता हूं, खुद को प्यार करना सीखो। जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता है वो किसी और से प्यार कर नहीं सकता। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता दूसरों को नहीं कर सकता। एक वो तो कहावत है या कहानी है, भैया एक बंदा घर बनाने की कोशिश कर रहा था, ईंटें आ गई। अब पड़ोसियों से लोग आए, कहेंगे यार मैं घर बना रहा हूं, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए। ये बंदा जो है सबको एक एक ईंट देना शुरू किया मदद करने के लिए। ये मदद करते करते दुनिया में सबने मकान बना लिया, इसका मकान ही नहीं बना। ये मुड़ के देखा तो काली जमीन मिला इसको। बे मदद करो, लेकिन पहले अपना मकान बनाओ, उसके बाद दूसरों को अपने मकान में बुला के मदद करो। अपना मकान तो बनाओगे नहीं, दूसरों को मदद करते रहेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपना, इसको ना सेल्फिश मत समझिएगा, ये सेल्फिश नहीं है। बट जब हम खुद स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम दूसरों को मदद कैसे करेंगे? बड़े सेंसिटिव और सेंटिमेंटल एक एग्जाम्पल देता हूं। एक माँ है, उनके दो बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा। खुदा ना चाहे कुछ भी हुआ, 7 साल का बच्चा की डेथ हो गया। अब वो क्या, वो माँ भूखे रहेगी? अब उसको तो खाना पड़ेगा ना, ताकि उसको 3 साल के बच्चे को तो पाल सकती है। उसके शरीर में ताकत चाहिए ताकि वो अपने दूसरे बच्चे को तो पाल सकती है। अब इसको कुछ सेल्फिश तो नहीं कहेंगे ना कि मतलब बेटा मर गया और ये बैठ के खाना खा रही है। भाई अगर वो खाना नहीं खाएगी, ताकत नहीं होगा, तो वो दूसरे बच्चों को कैसे संभालेगी, पालेगी? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को पर्सनली अपने आप में प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप के लिए कुछ करो, फिर सबके लिए करो। अपने आप को स्ट्रांग करो पहले, राइट। आप स्ट्रांग रहेंगे, आप हेल्थी रहेंगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, तब आप दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ अपने को भूखा रह के दूसरों को रोटी खिलाने से कुछ नहीं होगा सर। इसको ना, विद ऑल रिस्पेक्ट, मुझे गलत मत समझिए, इसको बेवकूफी कहते हैं। कि खुद भूखा रह के दूसरों को खिलाना को बेवकूफी कहते हैं। 4 दिन खिलाओगे, 5 दिन क्या होगा? आपका ताकत, आपका शरीर तो खत्म हो जाएगा ना। सो पर्सनली अपना लाइफ का क्वालिटी बढ़ाइए, प्रोफेशनली क्वालिटी बढ़ाइए, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअली, राइट। अगर आपको खुदा पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है, तो उनके भरोसा, उनके नाम लीजिए। अगर भगवान पे, कुछ नास्तिक लोग भी होते हैं इस देश में, इस दुनिया में, तो किसी सुप्रीम पावर पर विश्वास कीजिएगा। हमारे ऊपर कुछ तो पावर है, उस पावर पे विश्वास कीजिएगा। आप उसका मतलब क्या है, एक सिंपल लाइन में बोलता हूं, पाप क्या होता है? दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना ही पुण्य है। आपको अलग से जाके पुण्य करने की जरूरत नहीं है।
दूसरों को अगर आप अपने पेट भरने के बाद दूसरों को 4 रोटी खिलाओगे, वो पूजा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मुझे पता नहीं एग्जाम्पल सही है कि नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल देता हूं। 30 साल पहले की बात है, एक बार हम तमिलनाडु में एक तेनकासी एक जगह है, वहां पे एक गांव में हम अपने एक फैमिली फ्रेंड के घर गए थे। उस दिन बकरीद था, उनके घर में बकरीद के फंक्शन चल रहा है, राइट। मुस्लिम फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है। जब उन्होंने वो जो एक धरती के उन्होंने सब अपने हिसाब से पूजा किया, और जब बकरी काटने के बाद उन्होंने पता है क्या किया, उसको अलग अलग हिस्से में रखा। पहली बार मैंने ये चीज सीखा कि ये इनके घर जाएगा, ये इनके घर जाएगा, ये दान के लिए जाएगा, ये बेटी के घर जाएगा। अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा उन्होंने एक दान के लिए रखा, अपने हिस्से में से, रिमेंबर, अपने हिस्से में से कुछ रखा। इसका मतलब अपना हिस्सा खाली नहीं कि अपने लिए भी रखा, सबको भी दिया। सो दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज देयर इन एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन, राइट। सो थिंक पॉजिटिवली एंड लास्ट इज सोशली। हमें इस समुदाय के ऊपर जरूर कुछ कर्तव्य है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके सब कुछ करो, लेकिन छोटी सी एग्जाम्पल है, सड़क पे मत थूको, ये भी हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सड़क पे गंदा मत फैलो। एक जोक है ना कि बंदा सिंगापुर से इंडिया आया, इंडिया आते सबसे पहले पता क्या क्या आया, पान पराग, क्योंकि वो तरस रहा था कि मैं पान पराग खाऊं और थूकूं सड़क पे, क्योंकि वहां तो फाइन होता जी, तो यहां पे इंडिया में तो छूट है। ये नहीं करना भी हमारे लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो आप कोरोना के बाद क्या करना है, एक सिंपल लाइन अब आगे भी बताएंगे। पहले अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, अपने नौकरी, अपने जॉब पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पिरिचुअल पे ध्यान दीजिएगा, और अपने सोसाइटी की तरफ आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पे ध्यान दीजिएगा। ये ब्रॉड एरिया से हम डिटेल में जाएंगे, राइट। मैं ये सब बहुत ज्यादा है, अब इसमें मत, स्लाइड पे मत जाइएगा। ये जो कोरोना जो भी हुआ, इससे कुछ अच्छी चीज भी हुआ है कि पोल्यूशन कम हो गया, राइट। अब सब चीज साफ दिखने लग गया, बट बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ये सब आपको गूगल ढूंढेंगे मिल जाएगा। कि परिवार सहित बैठने लग गए, बच्चे पेरेंट्स के साथ खेलने लग गए, पुराने जो गेम्स होता था बचपन में वो सब खेलने लग गए, राइट। कि दादा दादी दिखने लग गए बच्चों को, राइट। तो खाना हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, घर के खाना खाना शुरू कर लिया, जंक फूड्स कम हो गया, बर्गर ये सब कम हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी, राइट। सो बहुत सारे दारू पीने वाला काफी दारू पीना छोड़ दिया, अल्कोहल वगैरह काफी छोड़ दिया, कितना अच्छा हुआ, देखो रिहैबिलिटेशन हो गया लोगों का, राइट। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं है, बट कुछ चीजें अच्छा हुआ, मेडिटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई, लोग स्लिम एंड फिट हो गए, हेल्थी हो गए, राइट। सो मैं एक बंदा जो हूं, पॉजिटिव सोचता हूं हर चीज का, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये मेरा अटल विश्वास है कि जब भी जिंदगी में कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये नहीं करूंगी कि कोरोना वायरस अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन हो गया, जब हो गया उसमें भी मैं कुछ चीजें देखता हूं कि मेरे बहुत सारे लोग फ्रेंड्स हैं जो बहुत बुरी तरह से दारू पीते थे, अब बिल्कुल दारू बंद, गलत काम करते थे बंद, मतलब इतने परिवार के साथ। मेरे फ्रेंड के जो अंकल है, मतलब मेरे सोसाइटी में रहते हैं, बॉम्बे मेरे साथ रहते हैं, वो एक दिन नीचे मिले मुझे वॉकिंग करते हुए, वो मुझे कह रहे हैं कि आजकल मेरा बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, मतलब उनके आंखों में से पानी निकल गया, आंसू निकल गया, फैमिली इज टुगेदर, राइट। सो अब ये नहीं कर रहा हूं कि कोरोना वायरस अच्छा चीज है, ये बढ़ना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं हर चीज में से पॉजिटिव चीज देखने वाला बंदा हूं, राइट। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। नाउ अब आगे जाके हमारा लाइफ कैसे होने वाला है, राइट, इसको बोलते हैं न्यू नॉर्मल, राइट। अब आगे जिंदगी यही से ही होने वाला है, कम से कम अगले 6 महीने 8 महीने तो ये तो पक्का ऐसे ही होने वाला है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हर जगह हर चीज एकदम से नहीं खुलेगा, राइट। सो क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, राइट। ये आप हमेशा कंटिन्यू रहिए, ये आजकल की बात नहीं है, हमारा इंडियन कल्चर में मेरे ख्याल से 500-1000 सालों से है,
घर में डेथ होता है, कहते हैं कि मतलब उस घर में 14 दिन तक क्लीनलीनेस रहना जरूरी है। कई डेथ के घर होके आए हैं, नहा के अंदर आओ। कई बाहर से आए हैं, हाथ पैर धो, राइट। और यहां तक भी जब पैर भी धोते, हम ये कहते हैं कि हमारे दादाजी, मुझे याद है, कहते हैं कि पैर का पीछे वाला हिस्से में जरूर धोना, क्योंकि कोई भी बीमारी पकड़ता है पैर के पीछे वाला हिस्से से बीमारी पकड़ता है। दैट इज वेयर यू बिकम कंटेजियस, राइट। फिर बीमारी शुरू होता है, इसलिए पीछे की हिस्सा, पैर के पीछे की हिस्सा जरूर धोना बाहर, और 20 सेकंड धोना। ये सब कोई पहले से है सर, 500 सालों से है, हम नहीं करते थे। और जितने भी कहावत होता है ना कि मतलब हम जाके बच्चों को बोलते, बच्चे कहते मजाक उड़ाते थे, राइट। हम लोग, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, शाम को 6 बजे के बाद नाखून नहीं काटना चाहिए, राइट। क्यों बोला होगा? उस जमाने में लाइट नहीं था, अगर नाखून काटोगे गलती से किसी काने में गिर गया, वो पेट के अंदर चला गया, हमारा दस्त हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। ये कहेंगे तो बच्चे मानेंगे, इसलिए उसको डराने के लिए उन्होंने बोला क्या है, शाम को 6 बजे के बाद नाखून काटेगा तो लक्ष्मी नहीं आएगा घर पे। अब ये बोलेंगे तो मानेंगे ना, क्योंकि लक्ष्मी बहुत जरूरी है, हेल्थ से ज्यादा तो पैसा जरूरी है। तो बोलेंगे कि लक्ष्मी नहीं आएगा तो जरूर मानेंगे। अगर मैं ये बोलूंगा पेट खराब हो जाएगा तो नहीं मानेंगे। तो इसलिए बोलने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन जो बोलने का जो रीजन है वो सही है। तो इसलिए जितने भी, अगर आप हम लोगों को डाउट है तो सीधे अपने दादा दादाजी के पास जाइएगा, उनसे पूछे, वो बता देंगे क्या होता है। सो क्लीनलीनेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप अपने पास, अपने आसपास, अपने सोसाइटी, अपने घर, हर जगह क्लीन रहने की जरूरत कीजिए। मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा सेल इस दौरान पता क्या हो रहा है? 2 चीज सबसे ज्यादा सेल हो रहा है सर मार्केट में, एक डेटॉल और दूसरा मैगी, सबसे ज्यादा सेल है, राइट। क्यों? क्लीनलीनेस, डेटॉल। हमें तो बाहर खाने की आदत है, घर के खाने से थोड़ा सा हटके खाना, तो एक ही बचा है जो मैगी। ये सबसे ज्यादा सेल है, 2 चीज हो रही, राइट। जोक्स अपार्ट, क्लीनलीनेस वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिटेशन, सैनिटाइजर्स, राइट। अब ना भैया, सैनिटाइजर खरीदते, मेरा महीने का आधा तनख्वाह तो सैनिटाइजर में चला गया। सिंपल सी बात है, ज्यादा वो नहीं है। तो गर्म पानी सबसे बड़ा सैनिटाइजर होता है, उसमें थोड़ा सा नमक डालोगे, उससे बड़ा सैनिटाइजर। अभी के लिए कम से कम कुछ तो सैनिटाइजर हो जाएगा। सो गर्म पानी से, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गार्गल कर लीजिएगा, राइट। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो, नीम सबसे बड़ा एंटी क्लींजर है। नहाते हुए उस पानी में नीम के पत्ते डाल के नहा लीजिएगा, इससे बड़ा सैनिटेशन कुछ नहीं। घर के अंदर नीम के पत्ते रख लीजिएगा, राइट। अगर हमने तो बचपन में बहुत खाया, लेकिन अगर आपके लिए, आपके घर में पॉसिबल है, अगर आप लोग दवाई के रूप में कर सकते हैं, नीम के पत्ते के जो सॉफ्ट टेंडर नए नए पत्ते जो होते हैं, उसको पीस के उसको गोला बना के खा लीजिएगा। इससे बेटर ब्लड प्यूरिफायर कुछ नहीं है सर। मैं यहां पे आपको कोई आयुर्वेदिक दवाई हम बताने नहीं आया हूं, बट बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं। नीम सबसे इंपॉर्टेंट है और हल्दी सबसे इंपॉर्टेंट है। नीम है एंटी क्लींजर ऑफ ब्लड प्यूरिफायर, हल्दी इज योर एंटी बैक्टीरियल। ये दोनों जरूरी है। अगर आप हफ्ते में एक बार नीम के पत्ते सॉफ्ट वाले पीस के थोड़ा हल्दी उसमें ऐड करके, हल्दी केमिकल वाला नहीं है सर, अगर साबुत हल्दी को पीसेंगे इसके साथ, बहुत अच्छा है। इसको थोड़ा गोला बना के खा लीजिएगा। अगर इसके साथ थोड़ा तुलसी ऐड कर लीजिए, ये सब थोड़ा सा ठीक है। हफ्ते में एक बार एक गोला खा लो, छोटा सा। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। शायद मैं 51 ईयर का हूं, अभी भी अगर मेरा हेल्थी हूं तो इसका रीजन मेरे दादाजी दादी जी ने इतना खिलाया मुझे ये सब दवाइयां बचपन में। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो नहाते हुए बाल्टी के जो पानी में नीम के पत्ते डाल के नहा लीजिएगा। घर पे पत्ते रख लीजिए, नीम के पत्ते रख लीजिए। ये सब सैनिटाइजेशन है। 100 रुपए का सैनिटाइजेशन का दवाई खरीदना ही सैनिटाइजेशन नहीं है। अगर खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए, नहीं तो कुछ तो घर पे भी तो करना है। पर्सनलाइजिंग, देन कमिंग टू सोशल डिस्टेंसिंग। सर ये सब लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक साथ मॉल में जाना, मूवी हॉल में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, भीड़ में जाना, मंदिर मस्जिद में जाना, ये सब थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, राइट। क्योंकि अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ, क्योंकि जब
तक कोरोना वायरस की दवाई नहीं इन्वेंट किया जाए तब तक हमें सेफ रहना जरूरी है, क्योंकि जिनको कोरोना वायरस होता है वो दिखता नहीं है, 15-20 दिन तक आप नॉर्मल ही दिखोगे। ये जो सिम्टम बोलते हैं ना, बुखार, खांसी, ये सब, ये तो वैसे भी तो हो सकता है। अब 1 घंटे से मैं बोल रहा हूं, मुझे भी तो खांसी हो सकता है, राइट? अगर बिना एसी रखे देखो पसीना इतना आएगा तो बुखार अपने आप हो जाएगा, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, ये सब अवॉइड कीजिएगा। ग्रुप मीटिंग, कम्युनिटी मीटिंग, ये सब अवॉइड कीजिएगा। अगर आप लिफ्ट में जाओगे, लिफ्ट में एकदम 8-10 लोग होंगे तो उस लिफ्ट में मत जाइएगा, सीढ़ियों से जाओ, इससे कोरोना से भी बचोगे और साथ साथ आपका हेल्थ भी सही रहेगा, क्योंकि सीढ़ियों से आप जा रहे हो, राइट? और मास्क पहना मत छोड़िएगा, कुछ भी हो जाए। अगले 1 साल जरूरत पड़े तो 1 साल तक भी मास्क पहनिएगा। और आपका ऑफिस वगैरह खुल जाएगा, फैक्ट्री खुल जाएगा, आप काम करने चले जाओगे, वहां पे खाने के लिए भीड़ में, ग्रुप में खाना खाने मत जाइएगा, शिफ्ट में जाइएगा, अलग अलग बैठ के खाना खाइएगा, राइट? अलग अलग बैठ के खाना खाइएगा, ग्रुप में मत बैठ के खाना खाओ। और जब ब्रेक होता है, एक साथ बीड़ी पीने जाना, सिगरेट पीने जाना, एक साथ चाय पीने जाना अवॉइड कीजिएगा जब आप वापस ऑफिस में पहुंचेंगे, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके आसपास, घर के आसपास, ऑफिस के आसपास कोरोना वायरस इलाज वाला हॉस्पिटल कौन सी है, उसका डिटेल्स, उसका नंबर, ये सब नोट करके रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, राइट? और मंदिर मस्जिद भी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, घर में प्रेयर कीजिएगा हमारे। कहने का मतलब भीड़ वगैरह थोड़ा अवॉइड करेंगे, सबके लिए अच्छा है ना। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो। यू नो व्हाट इज इम्यूनिटी सिस्टम? ताकि कुछ भी बैक्टीरिया, कुछ भी वायरस हमें अटैक करे, उसके लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में होना चाहिए, राइट? अब आप लोग गूगल करके देख लो, अपने दादी जी से पूछ लो, या एक आधा स्मॉल एग्जांपल, कुछ नहीं हो सकता तो सुबह उठ के गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, तुलसी, अदरक डाल के गर्म पानी पी लो, राइट? रोज पी लो, थोड़ा सा पी लो, दवाई के रूप में इतना से पी लो, राइट? जब लोग, जो भी लोग, विद ऑल रिस्पेक्ट, जो भी लोग दारू पीते हैं, दारू कौन सी मीठा होता है, पीते हैं हम, फिर भी इसको दारू समझ लो, या आई मीन सॉरी, मुझे गलत मत समझिएगा, सॉरी फॉर दैट, राइट? या दवाई समझिएगा, राइट? लेकिन सुबह थोड़ा पीजिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखे। पोषक खाना खाइए, हेल्थी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, राइट? होम मेड फूड इज द इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल तो आप लोग रमजान के दौरान फास्ट रखे होंगे, मैं बता रहा हूं, ये जो फास्टिंग जो होता है ना, शरीर के लिए बहुत जरूरत है, राइट? हमारा शरीर, हमारा फ्लेश को थोड़ा सा भूखा रखिएगा, ताकि हमारा सोल, हमारा आत्मा शुद्ध हो जाए, हमारा आत्मा को फीडिंग मिल जाए, खाना मिल जाए। उसके लिए शरीर को भूखा रखना कोई गलत नहीं है। और भगवान के रूप में रमजान इसी दौरान आए हैं, तो आप लोग फास्टिंग जरूर करते हैं। शाम को जब रोजा खोलते हैं, जब थोड़ा हेल्थी फूड तो आप लोग खाते होंगे, इसमें थोड़ा और हेल्थी फूड खा लीजिएगा, राइट? फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और लॉकडाउन खत्म होने के बाद जहां पे भी जाएंगे, कुछ कहीं भी जाओगे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि क्यू में जाइएगा, और क्यू में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के क्यू में जाइएगा, एक साथ भीड़ में मत जाइएगा, राइट? डू नॉट रश, आराम से कीजिएगा, मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा आराम दीजिएगा। स्पेंड टाइम विद फैमिली, स्पेंड टाइम योरसेल्फ, रेस्पेक्ट योर कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट? आपने जो भी कल्चर, आपने जो बचपन से लाए होंगे, उसको रेस्पेक्ट कीजिएगा। इट कैन बी योर रिलीजन, इट कैन बी योर कम्युनिटी, इट कैन बी योर पेरेंट्स, एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, हैबिट्स, अच्छे हैबिट्स, मतलब जो इंडिया में सबसे बड़ा हैबिट क्या है, हम लोग नमस्ते बोलते हैं। दूसरा, हाथ से खाना खाते हैं, ये सब कुछ अच्छे हैबिट्स है, राइट? और ऐसे बहुत सारे अच्छे हैबिट्स है जो आपको अपने पास रखिए और अपने बच्चों को सिखाइएगा, राइट? हर चीज हमारा सोच है सर, हर चीज हमारा दिमाग में है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगेन मेरे को गलत मत समझिएगा, ये जो मीडिया है ना, पूरे रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं मैं मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं, बट एक एग्जाम्पल के रूप में दौरान बोल रहा हूं। जो हमारा जो मीडिया है ना, कोई भी चीज को गलत साबित कर सकते हैं, कोई भी चीज को सही साबित कर सकते हैं।
बचपन में मैंने पढ़ा था कि दूध बहुत जरूरी है शरीर के लिए, कैल्शियम मिलता है दूध से। फिर 2-3 साल पहले मैंने कहीं भी पढ़ा कि दूध हमारे लिए हानिकारक है। बट ऐसे कैसे हो सकता है कि वही जो बचपन से मैं सुनते आ रहा हूं कि दूध कैल्शियम है, दूध बहुत जरूरी है, और वही दूध अचानक हानिकारक कैसे बन सकता है? फिर एक और न्यूज आया है कि दूध पीने से काम नहीं चलेगा, दूध पीने के बाद कम से कम 40 मिनट आपको धूप में रहना है। सनलाइट हमारे शरीर में आएगा तब जाके वो विटामिन सी और विटामिन डी दोनों एक साथ हमको मिल सकता है। तब कैल्शियम का असर हमारे अंदर तभी पड़ेगा जब हमें धूप मिलेगा कम से कम 35 to 40 मिनट्स। सर जोक तो पता क्या है, बचपन में हमारा पेरेंट्स कहते थे हमेशा बाहर रहते हो, घर के अंदर आओ। और आजकल हमारे पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं हमेशा घर पे रहते हो, बाहर जाओ। दिस इज द रियलिटी। धूप जरूरी है, गिरना जरूरी है, चोट लगना जरूरी है, राइट? नहीं तो कैसे सीखेंगे सर? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम लोग 20 साल 25 साल पहले ट्रेन में आते थे, कोई बिस्लेरी बॉटल कुछ नहीं था सर। हमारे पास एक बॉटल था, उसके ऊपर जो साग का जो कपड़ा ना, उससे हम उस बॉटल को पैक करते थे ताकि वो उस पर पानी छिड़काते थे ठंडा रहने के लिए। और हर रेलवे स्टेशन में जब वहां पे एक नल होता था, उस नल में जाके पानी लेते थे, वही पानी पीते थे। अब नल के आसपास कैसे गंदगी था, साफ था, कुछ नहीं देखते थे, राइट? लोग इकट्ठे, क्योंकि 2 मिनट ट्रेन रुकता है, उस 2 मिनट के अंदर हमें जाके वो पानी लेना है और पानी पीना है। हमें कभी कोई बीमारी नहीं आया सर, टचवुड, गॉड ब्लेस। लेकिन हमारे के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ बिस्लेरी पानी पीते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमजोर होते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं तो इनको वो क्या बोलते, जुकाम हो जाते हैं, सर्दी हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही नहीं है, फेस करने की हिम्मत नहीं है। तो मेरे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, एक छोटा सा बोल रहा हूँ, गलत मत लीजिए मेरे वर्ड्स को। जो एक कहावत है नॉर्थ में, जो हर घाट का पानी पीता है ना, उसको कोई बीमारी नहीं होता। सो टुडे देसी घी लीजिए, देसी घी सो गुड फॉर हेल्थ, लेकिन आजकल बोलते हैं उसमें ट्रांस फैट है, ये है वो है। सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन है तो दादी से पूछ लीजिएगा। कुछ चीजें जरूरत है, बट ये इंश्योर कीजिए वो अपने लिमिट से ज्यादा ना जाए, कोई भी लिमिट में रहे, वो शरीर के लिए अच्छा होता है। देसी घी भी अच्छा है, जरूरी है, लेकिन देसी घी खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो हजम ही नहीं होगा। लेकिन आपके बच्चों को देसी घी जरूर खिलाइएगा, दूध जरूर पिलाइएगा, और उनको बोला बाहर जाके खेलो, सब हजम हो जाएगा। सो इट्स मोर इंपॉर्टेंट, ये हैबिट्स है, इट्स ऑल इन योर माइंड, एंड देन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। जो हमने पहले बोला कि भाई बचपन में, अगेन एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं, तेल। साउथ में, तमिल में एक कहावत है कि जो पैसा डॉक्टर को देते हो वो पैसा आप किसी ऑयल मैन को दो। कहने का मतलब, अगर अच्छा तेल मिले, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, शुद्ध तेल अगर मिला, वो दवाई है। अगर वो तेल सही लेवल पे अगर हम यूज करेंगे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, ये बोला गया था बचपन में। लेकिन आज तो बोल रहे कि भैया ऑयल फ्री के खाना बनाएंगे। तो ऑयल फ्री खाना खाएंगे, हमारे अंदर ऑयल कहां से आएगा? ऑयल जरूरी है बोन्स की मूवमेंट्स के लिए, राइट? मसाला खाने से एसिडिटी होता है, अब एसिड नहीं रहेगा, एसिड भी, एसिड और अल्कलाइन दोनों बराबर रेशियो में इन शरीर में होना जरूरी है। एक उसका एग्जांपल देता हूं, 14 डेसिमल होना चाहिए, जिसमें 7.36% एसिड और बाकी अल्कलाइन शरीर में होना जरूरी है। अगर एसिड नहीं है तो बोन्स वीक हो जाएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मुझे थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं दवाई खाता हूं एसिड कम होने के लिए। जब एसिड कम होता है तो हड्डियों को एसिड नहीं मिलता, तो मेरा हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। सो इसलिए वो ऑयल जरूरी है खाने में, बट इतना जरूर देखिएगा कि वो ऑयल अच्छा है, कोई केमिकल मिक्स्ड हो या ना हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट है सर। सो ताकि हम लोग इतना प्रिवेंशन रहे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने नीम पत्ते के खाने की बात किया है,
बचपन को ना लड़कियों को, गर्ल्स को, बॉयज को पिंपल आते हैं, साफी करके एक दवाई पीते थे। वो क्या है? वो नीम के पत्ते की जूस है। अगर आप नीम के पत्ते बचपन से खिलाए होंगे हर हफ्ते एक छोटा सा गोली या गोला जो भी है, तो ये स्किन डिसीज तो आएगा नहीं। विद ऑल रिस्पेक्ट, मेरा 51 सर मेरा एज, मेरा स्किन में देखिएगा एक कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है मुझे। माय स्किन इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल एंड प्लेन। कोई ना बुढ़ापे का वो नहीं आ रहा, बिकॉज हमारे बचपन में इतना खिलाया गया है ये सब दवाइयां, राइट। सो दिस प्रिवेंशन, सॉरी मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, इसलिए, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो ऑन होता जरूर आप लोगों का एग्जांपल जरूर लिया होता। बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे स्मार्ट, और मतलब मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग जरूर होंगे। वीडियो ऑन ना होने की वजह से मैं खुद अपना एग्जांपल लेते जा रहा हूं। देन क्वालिटी, क्वालिटी क्या चीज है सर? एक छोटा सा 2 मिनट इस पे हम स्पेंड करते हैं, राइट। क्वालिटी, लोग मुझे कहते हैं कि क्या सर 100% क्वालिटी दे सकते हैं क्या? मैं पूछूंगा, ज्यादातर लोग कहेंगे सर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बताता हूं 100% क्वालिटी हम दे सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी का मीनिंग समझना जरूरी है। क्वालिटी का मीनिंग ये है कि जो हम कस्टमर को देने की कमिटमेंट करते हैं वो हम उनको देंगे, ये क्वालिटी है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप फल खरीदने जाते हो, या मान लो आप फल की दुकान रखे हो और मैं आपके पास आ रहा हूं फल खरीदने के लिए, और मैं बोल रहा हूं कि मुझे 1 डजन सड़ा हुआ एप्पल चाहिए। आप कहोगे नहीं सर मेरे पास तो अच्छा एप्पल है, आप ये ले जाइए। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब आप क्वालिटी दे रहे हो, इसको क्वालिटी नहीं है। अच्छा एप्पल देना क्वालिटी नहीं है। जो मैं मांग रहा हूं वो अगर आप दोगे वो क्वालिटी माना जाता है। तो आप इधर सड़ा हुआ एप्पल दीजिए मुझे, या ये बोलिए सॉरी सर हम अपने दुकान में सड़ा हुआ एप्पल नहीं बेचते हैं। सिंपल, इसको क्वालिटी बोलते हैं। सो क्वालिटी का मतलब आप कमिट वही कीजिए जो आप कर सकते हो, और जो कमिट किए हैं उसको पूरा कीजिए, इसको क्वालिटी बोलते हैं, राइट। सो अगर मान लो आपने अपने बॉस को बोला कि मैं 4 बजे तक रिपोर्ट दूंगा, तो आप 4 बजे तक रिपोर्ट देंगे, ये क्वालिटी है। अगर आप 4 बजे तक रिपोर्ट नहीं दे सकते हो तो आप पहले बोल दीजिए सर 4 बजे तक नहीं दे सकता, मुझे 1 घंटे और चाहिए, राइट। उसके बाद आप 5 बजे बोल के, आप 4 बजे बोल के 4:30 दोगे तो बॉस डांटेंगे तुम आधा घंटा लेट हो। अगर आप पहले से 5 बजे बोल के 4:30 बजे दोगे तो बॉस क्या कहेंगे? वाह वेरी गुड, आधा घंटे पहले दे दिया। मैं ये नहीं करूंगा आप ऐसे कीजिएगा, बट कहने का मतलब ये है आप अपने टाइम दे कि कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से कमिटमेंट कीजिए, और जो कमिट किया उसको पूरा कीजिएगा, इसको क्वालिटी बोलते हैं, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। सो आगे जाके आप यही सब आपके नया लाइफ, नॉर्मल लाइफ होने वाला है। और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का एक मीनिंग होता है सर। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आज आप जो है अपने जिंदगी में और आप क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ में, इसके बीच में जो गैप है ना, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आज आप जो है, मान लो फॉर एग्जांपल आप एक मैकेनिक है, आप एक सेल्समैन है, आप एक मैनेजर है, जो भी आप है, और आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, राइट। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो डिसिप्लिन है। अब आप डिसाइड कीजिए इस पीरियड को आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, आपके हाथ में। दिस इज व्हाट इज। सो ये जो हमारा न्यू नॉर्मल जो है, ये लाइफ चेंज होने वाला है। हमारे बहुत सारे चेंज इसलिए नहीं होगा, इंडिया है ये। इंडिया में एक और चीज बताऊं मैं क्या है, हम लोगों को बहुत जल्दी हर चीज भूलने की बीमारी है। 6 महीने बाद, 1 साल बाद किसी से पूछो वायरस के, कोरोना वायरस, सबको याद तो रहेगा लेकिन बड़े शैलो याद रहेगा। ये 1 महीने 1.5 महीने कैसे बीत गया, कैसे निकल गया, हमको इतना याद नहीं। निकल जाएंगे हम लोग, पुराना भूल जाएंगे, नए चीजों में चलते रहेंगे। कभी कभी मुझे लगता है भूलने की बीमारी ना कभी कभी अच्छा भी होता है। गलत चीज हमेशा भूल जाना चाहिए, अच्छी चीज हमेशा याद रखना चाहिए, राइट। और व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आगे जाके बहुत सारे चेंजेस मुझे उम्मीद नहीं एक्सपेक्ट है, बट कुछ सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये सब रूल के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से गवर्नमेंट बनाया जाएगा। प्लस आप अपने तरफ से भी जितना हो सकता है उतना ये सब रहिएगा। ये आपके लिए अच्छा है, बाकी के लिए अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना सोच जो है वो इतना पॉजिटिव रखिएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट।
अब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं सिर्फ स्लाइड्स निकालते जा रहा हूं। सो रीथिंक, सोचो, राइट, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपके वैल्यूज, राइट, इसमें क्या बदलाव आप ला सकते हो, राइट, आपके लिए, आपके आस पास जो लोग हैं, आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए क्या सिखा सकते हो, राइट, पुराना नया चीजें जो भी है, राइट, दोहराइएगा, नया चीज सिखाइएगा। इंसानियत से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है, साथ रहना से ज्यादा कुछ बेटर कुछ नहीं है। आपके हैबिट्स पे ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर बाई चांस, विद ऑल रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ बोल रहा हूं, किसी ने इस दौरान दारू पीना, सिगरेट पीना, पर्टिकुलर सिगरेट पीना अगर छोड़ दिया तो प्लीज छोड़ दीजिएगा सिगरेट पीना, दोबारा मत शुरू कीजिएगा, राइट। अगर आपने दादाजी के साथ रोज आधा घंटा, मम्मी पापा के साथ रोज 1 घंटा बिताने के एक नया हैबिट शुरू किया है तो वो हैबिट चालू रखिएगा। बचपन के साथ खेल रहे हो, अब एक हैबिट है तो ये टाइम निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा, जब ऑफिस जाने के बाद भी अपना हैबिट, ऑफिस में कैसे बिहेव करना, नया अच्छा हैबिट शुरू किया उसको फॉलो कीजिए। ये जो हम क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, हाइजीन की बात कर रहे हैं, नया हैबिट शुरू किया है तो इसके शुरू कीजिएगा। ऑफिस में खाने से पहले हाथ धोना, ये सब हैबिट बच्चों को सिखाइएगा जरूर। मैं बता रहा हूं, मेरे घर में बच्चे बाहर से खेलते हुए आते हैं, मम्मी बोलती, मेरी वाइफ बोलती है हाथ धो के आओ। पता है क्या करते हैं, वहां बाल्टी पानी होता है, उसमें हाथ ऐसे डुबोते हैं और आते हैं बोलते हैं हाथ धो लिया। इसको हाथ धोना नहीं बोलते, जो अभी बोल रहे हैं ना 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोइएगा। मेरे बच्चे मेरा ना मजाक उड़ाते हैं, क्यों पापा आपके साबुन स्लो है क्या? बात स्लो या फास्ट की नहीं है, 20 सेकंड हाथ धोने का मतलब हमारे हाथ में जो वायरस है उस वायरस को मरने के लिए वो 20 सेकंड की जरूरत है, तब तक हाथ धोना जरूरी है। हाथ पैर धोना जरूरी है, बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोना, ये सब हैबिट जो अभी हमने शुरू किया है इसको कंटिन्यू रखिएगा, चालू रखिएगा और आगे अपने जनरेशंस को, बच्चों को भी जरूर सिखाइएगा, राइट। नाउ कमिंग टू ऑल लीडर्स, मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स इस ग्रुप में हैं, उनके लिए कुछ भी काम करने से पहले एक पॉज लीजिएगा, सोचो इस ये करने से क्या होगा नहीं होगा, एकदम से डिसीजन में जंप मत कीजिएगा, सिचुएशन को असेस कीजिएगा, एंटिसिपेट कीजिए कि क्या होगा, सोचो क्या होगा एंड देन मेक द एक्ट, राइट। हम कभी कोई लीडरशिप में सेशन करेंगे, उस पर इन चीजों के बारे में डिटेल में हम जरूर बात करेंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 5 मिनट में एक नए सेशन में हम जा रहे हैं, वो है जब फिशरमैन समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाते हैं तो वो उस दौरान क्या करते हैं, वो अपने नेट्स को रिपेयर करते हैं, राइट। तो इस कहने का मतलब खाली नहीं बैठते हैं। सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई विल कम टू दैट। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्रिएटिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। व्हाट इज क्रिएटिविटी? आप अपने दिमाग में कोई नया आइडिया लाइए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप में से कोई सेल्स के लोग होंगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग में जो कारीगर जो काम करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, वो लोग होंगे। कुछ नया चीज सोचो, कोई नया क्रिएट। एक एग्जाम्पल मैं यहां पे देता हूं आपको, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये डिओड्रेंट है, डिओ है, राइट। ये आपको फुल स्क्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक डिओड्रेंट है जो हम अपने हाथों के नीचे लगाते हैं इसको, राइट, ऐसे लगाते, रोल ऑन जैसे, राइट। ये पता है कौन सी कंपनी ने ये पहले मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया? यू वॉन्ट बिलीव, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने शुरू किया। पता है कैसे? जो हमारा पेन होता है ना, बॉल पेन, राइट, ये ना पेन, ये पेन ऐसे घुमाने से पेन का जो नॉब है ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, राइट। ये इसी सिस्टम के दौरान सोचते सोचते डिओड्रेंट पैदा हुआ सर, कि डिओड्रेंट भी ऐसे घुमाने से ऊपर आएगा, फिर हम लगा सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं, जो लिपस्टिक है उस टाइप की। सो डिओड्रेंट वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ पेन फैक्ट्री। सो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, क्रिएटिविटी। और जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, ये किसी के दिमाग में भी आ सकते हैं, इसके लिए बड़े पढ़े लिखे होना, IIM IIT होना जरूरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस से भी होता है। तो जितने भी आप लोग काम करते हो, कोई नया आइडियाज आएगा, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई नया आइडियाज आएगा, जाके अपने मैनेजर्स को ये आइडियाज जरूर बताइएगा। और ये भी बता देता हूं,
अगर आप 10 आइडियाज देते हो, उसमें से 9 आइडियाज रिजेक्ट हो सकता है या 10 के 10 रिजेक्ट हो सकता है। फिर आप आके कहोगे सर क्या फायदा जाके आइडियाज देने का। आइडियाज आप उनके लिए नहीं दे रहे हो, आइडियाज आप अपने लिए दे रहे हो, ताकि आपके जो आइडियाज पैदा करने के जो मशीन है वो बंद ना हो जाए, जंग ना पड़ जाए। वो एक्सेप्ट करे ना करे, वो आप उनकी तरफ से सोचो ना, वो इस बेसिस में एक्सेप्ट करेंगे ना, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीजें देखना होता है, रॉ मटेरियल्स, टाइमिंग, बहुत सारी चीजें होती है कि सेल्स, मार्केटिंग, डिमांड इन द मार्केट। तो इसलिए हर आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो सोच रहे हैं। लेकिन आपको जो मशीन है जो पैदा करती है आइडियाज, वो मशीन जंग ना पड़ जाए, आप अपने आइडियाज पैदा करते रहेंगे। कब क्या कहा, मैं सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ का भी बात कर रहा हूँ, राइट। अभी आप एग्जाम्पल दीजिए, आपके बच्चों ऑनलाइन सेशन, ट्यूशन, स्कूल पढ़ रहे होंगे, राइट। अब ये जो स्कूल टीचर्स जाके पूछो, जिंदगी में कभी कंप्यूटर में हाथ नहीं लगाए होंगे, आज ऑनलाइन में पढ़ा रहे, ये सब क्रिएटिविटी, राइट। So now coming back, couple of slides before we close, right? This is a new normal. Pandemic will probably continue until the Pentagon reaches. Now, what is Pentagon? What is herd immunity? Herd immunity मतलब ये है, हम पूरे कम्युनिटी के साथ, अभी हमने इससे पहले तो इम्यूनिटी की बात किया। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी लाना, ताकि हमारे शरीर के अंदर वायरस ना आए, वायरस को लड़ने की शक्ति, ताकत हमारे शरीर में आए, वो तो हमने बात किया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा समुदाय में, पूरा कम्युनिटी में, पूरे मोहल्ले में वायरस ना घुसे। कि मैं अपने फॉर एग्जांपल कलकत्ता एक एग्जांपल लेता हूँ, टॉप्सिया थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। या आपका कामाक्षी तो अभी तो आजकल तो खाली होंगे, तो इसलिए मैं टॉप्सिया एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, राइट। तो उस पूरे एरिया में वायरस ना आए, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी अपने लिए, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब तक ये नहीं होगा, हम इस वायरस को रोक नहीं सकते। अब इसके लिए क्या करना है, अपने मोहल्ले में, अपने कम्युनिटी में, अपने इलाके के आसपास पूरी ज्योग्राफी, पूरी एरिया को साफ रखो, बहुत जरूरी है सर। मैं टॉप्सिया का एग्जाम्पल इसलिए लिया, प्लीज मेरे को गलत मत समझिए, मैं काफी बार कलकत्ता जा चुका हूं, बहुत बार जाता हूं। हमारा एक ऑफिस का ब्रांच टॉप्सिया में था, इसलिए उस एरिया के बारे में थोड़ा नॉलेज है, इसलिए वहां के नाम लिया मैंने, राइट। हम लोगों को इंडियंस का एक और आदत है, हम लोग रेडी में जो मिलते खाना खाते हैं, ठीक है, खाओ, गलत नहीं है, लेकिन आसपास थोड़ा सा सफाई मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने देखा किसी को नहीं करते हुए, आप उनको बोलिएगा। सो सिर्फ अपने अंदर सफाई, शुद्धता लाने से मतलब काफी नहीं है, अपने जो पूरे कम्युनिटी में भी लाइए, ताकि पूरे मोहल्ले में, पूरे कम्युनिटी में, पूरे आपके समुदाय में वायरस ना घुसे। जैसे बॉम्बे के लोग हैं, सबसे लोग तो डर रहे हैं कि मतलब कई, फॉर एग्जाम्पल दादर है, डोंबिवली है, राइट, कि वायरस ना आ जाए। एक बार आ गया बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक और चीज बता रहा हूं, ये हमारे इंडियंस की आदत है, कम्युनिटी जो मैं बोलता हूं भीड़ में जाने का। लोग ना एक चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन जब खत्म होगा मैं बाहर जाके खाना खाऊं। लोगों को बाहर जाके खाना खाने का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, राइट। कुछ भी हो सकता है, सुबह की ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कुछ भी बाहर जाके जाओ खाओ, लेकिन कोशिश करो कि भीड़ में ना रहे, राइट। बाहर जाके खाना खाएंगे, होटल वालों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि टेबल्स दूर दूर रखे, पास पास ना रखे। जब तक आप एक परिवार के साथ हो, तब तक आप एक ही टेबल में किसी अनजान लोगों के साथ भीड़ में मत बैठिएगा जब आप होटल जाएंगे, राइट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने लोगों का तो आपको पता ही है, बाकी लोगों का तो हमें आइडिया नहीं है, इसलिए ये भीड़ या चीजें अवॉइड कीजिएगा, राइट। एक छोटी सी चीज है जो ये मिस्टर नारायण मूर्ति ने बोला है, एक्सेप्ट वायरस एज ए न्यू नॉर्मल एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। मतलब इस वायरस को हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है, ये आ गया, क्योंकि ना लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक गलत एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी एक गलत एग्जांपल दे रहा हूं। रोड में एक गड्ढा होता है, कोई आके उस गड्ढे को भरते नहीं है,
जब कोई आके उस गड्ढे में गिर जाता है, मर जाता है, तब लोगों का दिमाग खुलता है, अरे गड्ढा बंद करना है। हम उसकी इंतजार करते रहेंगे क्या? इसीलिए तो लॉकडाउन है, ताकि ऐसे सिचुएशन ना आए। ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर हम इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी हमारा लाइफ में ये सब फॉलो करना जरूरी है। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा लाइफ है, दिस इज हाउ द लाइफ इज गोइंग टू बी, राइट। सो इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें सीखा है हमने, तो इसी अच्छी चीजों के साथ वी विल स्टार्ट लिविंग अवर न्यू लाइफ, राइट। so this is what I wanted to share with you, right? ये नॉर्मल लाइफ हमारा यही होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो एंड थिंक लाइक अ चाइल्ड, राइट। इसी के दौरान, इसी के पॉइंट के हिसाब से मैं अपना ये सेशन क्लोज कर रहा हूं यहाँ पे। Aurum Chain, India's leading chain manufacturer. Aurum Chain, Aurum Jewels Limited. पर आप भी बताइए, हर हॉलमार्क सेंटर पर क्या यकीन किया जा सकता है? हमारे गहने प्रिंस एंड नाकोटा हॉलमार्किंग ग्रुप से हॉलमार्क करवाए हुए हैं, जो है इंडिया का लार्जेस्ट हॉलमार्किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज। देखिए भाभी जी, आप देखिए यहाँ पे। हाँ, है ना? हाँ, ये देखो, ये किया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही। ऑरम प्योरिटी चैलेंज। अगर आप साबित कर पाते हैं कि ऑरम द्वारा रिफाइन किए गए सोने की शुद्धता 99.50% से कम है, या फिर इसमें कोई अशुद्ध धातु मिला हुआ है, तो ऑरम आपको देगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। ऑरम, श्योरिटी इन ओल्ड गोल्ड प्योरिटी।